हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं एंड आपने जो अपनी MHT CET की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी है। तो उसी के साथ आपके जो जोश और होश है उसको थोड़ी सी मोटिवेशन देने के लिए हम हाजिर है आपके साथ एक नया मॉड्यूल लेकर, एक नया चैप्टर लेकर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एंड ये मॉड्यूल के हम क्या करने वाले, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है उसके ऊपर थोड़ी सी ट्रिक्स देख लेंगे, राइट। ताकि ये वाले मॉड्यूल के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो आप उसको स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड फ्लूइड्स यानी कि क्या होता है पहले वो जान लेते। देखो, हमारे जो भी सराउंडिंग है हमारे पास तीन टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। स्टेट्स प्रेजेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है। ये तीनों को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। उनके बीच में कितने इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है उस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। अब अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड का जो फोर्स है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा फोर्स वीक हो जाता है। एंड देन गैसेस की बात करूँ तो उसमें तो फोर्स एकदम ही वीक हो जाता है, एकदम ही हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल कंसिडर कर लिया जाता है। तो आपने अपने केमिस्ट्री में अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इंटरैक्शंस पढ़े होंगे, आयन आयन इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, वैंडरवॉल फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो बस वही सारे कंसेप्ट है, बट इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है कि जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, देन आ जाता है आपका लिक्विड एंड देन आ जाता है आपका गैस। अब यहाँ पे सॉलिड में ज्यादा फोर्स होने की वजह से वो फ्लो नहीं कर सकता, वो एक जगह स्टिफ रहेगा, एक जगह स्टेबल पोजिशन पे रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो वो जरा सा फ्लो होएगा। क्या होएगा दोस्तों? फ्लो होएगा। एंड जिसकी वजह से ये दोनों को फ्लूइड की कैटेगरी में गिना जाता है। किसकी कैटेगरी में गिना जाता है दोस्तों? फ्लूइड की कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड को डिफाइन करना चाहेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, states that can flow, substances that can flow are termed as fluids। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज नथिंग बट अपना फ्लूइड का पार्ट हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब इसकी क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है वो जाननी बहुत जरूरी हो जाती है हमें। तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि गैस को हम कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट तक ला सकते हैं, तो गैस कंप्रेसिबल हो जाता है, लिक्विड भी कंप्रेसिबल हो जाता है, बट सॉलिड इनकम्प्रेसिबल रह जाता है। एंड देन लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, गैसेस अवेलेबल नहीं रहते, गैसेस को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, इट मूव्स फ्रीली। तो ये सारे पॉइंट्स को आप प्रॉपर्टीज के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं अभी स्टडीज की बात करूँ, फ्लूइड, अगर मैं फ्लूइड को स्टैटिक यानी कि रेस्ट पोजिशन में स्टडी कर रही हूँ तो उसको बोला जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या बोला जाएगा दोस्तों? हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर मैं फ्लूइड को मोशन में स्टडी कर रही हूँ तो हाइड्रोडायनेमिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? हाइड्रोडायनेमिक्स। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है तो वहां पे ऑब्वियसली प्रेशर की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, मेरा फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है तो वो एक जगह स्टेबल रहने वाला है। एंड अगर एक जगह स्टेबल है तो एक जगह प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर वो कितने मैग्नीट्यूड से एक्सर्ट करेगा दोस्तों? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अभी ये तो आप सबको पता ही है, पहले से पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है वो एक बार जान लेते हैं। देखो, फोर्स क्या होता है? दैट इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे दीदी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्यों कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है दोस्तों, दैट इज इन द स्टेबल पोजिशन, राइट। एंड स्टेबल पोजीशन होने की वजह से वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो हम लोग को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर करके चलना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया, कि वो कितने एरिया में एक्टिवेटेड है, वो जो फोर्स है वो मेरे कितने एरिया में लग रहा है बॉडी पे, राइट। अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा सबसे पहले वो जान लेते हैं। यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा पास्कल। काफी फेमस यूनिट है, राइट। तो ये यूनिट्स हो गई हमारी। अब अगर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो वो इसमें क्या पूछने के लिए उत्सुक रहेंगे? वो आपको पूछेंगे पास्कल का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है। वो आपको पूछ सकते हैं क्या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल है या नहीं इक्वल है 1 पास्कल को, तो ऑब्वियसली वो इक्वल है। और कौन से यूनिट है जिसमें हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं? तो अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो मैं एटमॉस्फेरिक का वैल्यू ले लूंगी 1 ATM। ये किसको इक्वल है? 1.013 इंटू 10⁵
पास्कल, इसको इक्वल हो जाता है हमारा 1 atm का वैल्यू। सो आई होप आपको ये सब रिमेंबर हो या फिर याद करने की कोशिश आप कर सकते हो। एंड देन मोस्टली ये जो 1.01 है ना, इसको सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 बार। 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द होल कंसेप्ट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को mg लिखा है मैंने, देन डिवाइडेड बाय द एरिया, यूनिट आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये आपका पहला चीज हो गया जो आपको याद रखना है फ्लूइड्स के मामले में। सो यहाँ पे ये यूनिट्स, तो CAT पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी पॉइंट्स थे वो यूनिट से डील कर सकते हैं, वैल्यूज, ये वैल्यू से डील कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बार या फिर टॉर में भी मेजर कर सकते हैं। टॉर यानी कि हमारा टॉरिशेली का वैल्यू हो गया, एंड वो किसको इक्वल है, 730, इतने टॉर को वो इक्वल रहता है। ठीक है दोस्तों, 730 नहीं 760 है, सॉरी, यस 760 है। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड नाउ लेट अस मूव टू द मेन टॉपिक, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। देखो दोस्तों, अगर मैं एक लिक्विड कॉलम की बात करूं, प्रेशर exerted due to a liquid column। अगर मान लो मैंने एक ऐसा कंटेनर ले लिया है, ठीक है, दिस इज माय कंटेनर, एंड यहाँ पे मैंने कितना पानी भर दिया है, ये h हाइट तक पानी भरा है, और मुझे पता लगाना है कि ये इतने पानी की वजह से कितना प्रेशर इसमें बिल्डअप हो रहा है, ये सरफेस पे कितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो इसको मैं कैसे पता लगा सकती हूँ, देखो सिंपल है, व्हाट इज प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, कि पानी जितना फोर्स लगा रहा है गिवन एरिया पे। व्हाट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, है ना। अगर मैं एक मास को एक टर्म में कन्वर्ट कर दूं, कौन से टर्म की बात कर रही हूँ मैं, देखो एक बार, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है दोस्तों। अब ये मास अपॉन जो वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ, उसमें मैं मास एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे मैं मास एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब वॉल्यूम कैसे निकालती हूँ मैं, ये पानी का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, अगर मैं ये पानी के नीचे वाले सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं हाइट से, नीचे जितना भी सरफेस एरिया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं हाइट से, तो मुझे पानी का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, है ना। एरिया इंटू हाइट इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कट हो जाएगा, एंड देन हमें क्या मिलेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये आपका आ जाएगा प्रेशर का वैल्यू। ये आपको क्या दे देगा दोस्तों, प्रेशर ड्यू टू अ वर्टिकल कॉलम। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको ऐसा दिया रहेगा कि एक लिक्विड कॉलम रखा गया है, आपको उसका प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो यही तरीके से जाना है। ठीक है दोस्तों, सो दिस वाज वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1/1 मीटर स्क्वायर का, तो उसके ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर द्वारा वो इतना लगने ही वाला है, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ 1 बार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें फील होगा, ये ऑन ए गिवन सरफेस एरिया विच इज 1/1। ठीक है दोस्तों, तो पर मीटर स्क्वायर इतना ए फोर्स हमें फील होता है, इतना प्रेशर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया जाता है। नाउ कमिंग टू गॉज प्रेशर। अभी गॉज प्रेशर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा कि ये जो भी प्रेशर है वो किसी ना किसी चीज की वजह से लग रहा है। अभी हमारे ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक हवा के दबाव के वजह से, राइट। अब यहाँ पे गॉज प्रेशर क्या कहता है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ है, वो प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ एनी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मोस्टली मैनोमीटर,
या बैरोमीटर, तो हमेशा तो वो मैनोमीटर ही रहता है, लेकिन अगर हम कोई भी एक्सटर्नल एक्सेस प्रेशर मेजर कर रहे हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, देन दैट इज नोन एज गॉज प्रेशर। जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है उसको बोला जाता है गॉज प्रेशर। तो जो प्रेशर हम जिस जगह पर जो प्रेशर है वो मेजर कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मुझे दे देगा गॉज प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो टायर में भी हम हमेशा क्या मेजर करते हैं, गॉज प्रेशर, कि टायर का कितना प्रेशर है, उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम माइनस कर दे तो मुझे मिल जाएगा गॉज प्रेशर, राइट। एंड दैट प्रेशर इज नथिंग बट द एक्सेस प्रेशर। हमारे जो सरफेस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लग रहा है उसको हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अपना प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, गॉज प्रेशर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा प्रेशर है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है, अगर मैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहां शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये P एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज प्रेशर, तो जो ये दोनों का एडिशन होता है वो मुझे देता है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या देता है दोस्तों, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू दे देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। तो इसको P एटमॉस्फेयर बोलो या कभी कभी P नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस रो एच जी। क्या दोस्तों, रो एच जी। व्हाट इज माय रो, डेंसिटी। अगर वो एयर है तो एयर का डेंसिटी ले लेंगे, हाइट इंटू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दिस इज माय वैल्यू फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर, ये आपको याद रखना है। और एक कंसेप्ट होता है दोस्तों, देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने मीटर स्क्वायर पे हमारा प्रेशर एक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर हम फोर्स कंसिडर करेंगे, बट अगर मेरे पास 3 अलग अलग शेप के वेसल्स है दोस्तों, कुछ रटना नहीं है, एकदम इस तरह याद करो कि आपको ना वो एकदम ऐसे समझ ही आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दे दो। अगर हम यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर ले लें, ऐसे शेप का कंटेनर ले लें, ऐसे शेप का कंटेनर ले लें और इसमें सेम हाइट पे पानी भर देते हैं। क्या किया मैंने दोस्तों, सेम हाइट पे पानी भर दिया, तो जो मेरा ए कंटेनर, बी कंटेनर और सी कंटेनर में प्रेशर जनरेट होने वाला है ना, वो इक्वल होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों, इक्वल। यही एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के नाम से माने जाने वाला कंसेप्ट है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहता क्या है कि उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि कितना ज्यादा सरफेस पे है या फिर क्या है, लेकिन जो प्रेशर वो जनरेट करेगा, लिक्विड सेम होना चाहिए, हाँ, जो प्रेशर वो जनरेट करेगा वो सेम रहेगा। कब तक, जब तक उसकी हाइट सेम रखी है। मैंने कंटेनर्स में क्या किया मैंने दोस्तों, हाइट सेम रखा है। ठीक है, सो दिस इज अ स्पेशल कंसेप्ट, स्पेशल नहीं बोल सकते, एक ऐसा पैराडॉक्स की तरह है हाइड्रोस्टैटिक। अभी ये एक्सप्लेन तो किया नहीं जा सका इसलिए इसको पैराडॉक्स नाम दिया गया है ना। सो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब बात करते हैं कुछ पास्कल लॉ की, जो पास्कल ने लॉ दिया गया है एंड जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो इन लॉ को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो सबसे पहला लॉ उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरा जो फ्लूइड है वो स्टेबल है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, वो डायनेमिक पोजीशन पे नहीं है, तो जितना भी फोर्स एक पार्टिकल पे रहेगा सेम फोर्स पूरे पार्टिकल पे रहेगा, मतलब सेम प्रेशर एक दूसरे पे एक्सर्ट किया जाएगा। ठीक है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ग्रेविटी को इग्नोर करना है। तो फर्स्ट चीज उसने क्या बोला, irrespective of any container or any shape, my fluid will have the same pressure at all the points ignoring the gravity। ठीक है, तो ये हो गया उसका फर्स्ट लॉ जो उन्होंने कहा था। सेकेंड क्या कहा था उन्होंने कि जो मेरा फ्लूइड है वो सेम प्रेशर सेम डायरेक्शन में, अगर मैं ये वाले पार्टिकल की बात करूँ तो ये सेम प्रेशर सेम डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, उसका सारा डायरेक्शन जो रहेगा, जितना भी डायरेक्शन वो कवर अप करेगा उसमें वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट उसने क्या बोला कि द प्रेशर इनक्लोज इन द फ्लूइड इज चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर कहीं पर भी थोड़े भी पार्टिकल में प्रेशर चेंज हुआ, मान लो एक बॉल आके, ये एक बॉल आई और यहाँ पे गिरी, तो जैसे ही बॉल गिरेगी थोड़े पानी बाहर आ जाएंगे और बाकी सब पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो जितना पार्टिकल में डिस्टर्बेंस मेरे बॉल की वजह से क्रिएट हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस पूरे पार्टिकल
यानी कि पूरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो कहाँ कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो पूरा का पूरा सेम अमाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज द थर्ड लॉ दैट पास्कल हैज स्टेटेड। ठीक है, अभी इसी की वजह से ना एप्लीकेशन क्या होता है, देखो अगर मैं, आपने ये वाला तो अपनी बुक में ड्राइंग देखा ही होगा, यहाँ पे एक फ्लूइड है, यहाँ पे एक फ्लूइड है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सब फोर्स लगाऊं तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ ट्रांसफर होता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर डाला तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल सकती हूँ pressure at 1 is equal to pressure at 2. Therefore, force upon area at first position, this is my first position, this is my second position, तो ये यहाँ पे F2 upon A2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फर्स्ट पोजीशन का जो फोर्स अपॉन एरिया दैट विल बी इक्वल टू सेकंड पोजीशन का फोर्स अपॉन एरिया। क्यों बोला मैंने ये, विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड यही कंसेप्ट कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा सकते हैं, यही कंसेप्ट यूज करके हमारे जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो काम करते हैं। एंड अगर मैं और एक कंसेप्ट की बात करूँ कि यहाँ पे जो हमारा पास्कल लॉ है वो उन्होंने जो कंसिडर किया है दैट इज ऑन द विट, सॉरी हाँ, जो भी उन्होंने लॉ कंसिडर किया वो उन्होंने अजम्पशंस पे किया है। तो अजम्पशंस तो हमने देख ही लिया था कि उन्होंने लॉज जो भी स्टेट किए। नाउ प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है, इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। देन नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है दोस्तों, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वैरी करता रहेगा टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। ये सब चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये आपको लाइक फिलिंग द ब्लैंक जैसे पूछा जा सकता है वैसे सीईटी में पूछा जा सकता है लॉस के रूप में, कि विच फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये सब में क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, नॉट ओनली ऑफ दिस चैप्टर बट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू अदर चैप्टर। आपको वो सारी चीजें जो लॉस के रूप में आपको बताई जाती है वो याद रखना है, क्योंकि सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे करके बहुत सारी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट माइंड दैट थिंग। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों, वहां पे आपको F1 F2 में मास को कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम लोग पता करते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक्चुअली जो भी सी चीजें हमने पढ़ी। ये वाला लॉ हो गया, फिर हमारा वो एब्सोल्यूट प्रेशर वाला कंसेप्ट हो गया, एटमॉस्फेयर प्लस गॉज प्रेशर। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन, when a large bubble rises from the bottom of a lake to the surface its radius doubles। मतलब यहाँ पे एक लेक है, ठीक है, यहाँ से एक बबल यहाँ पे आया तो उसका रेडियस भी डबल हो गया। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द कॉलम ऑफ वाटर हाइट h, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको इक्वल है, प्रेशर जब हाइट h रहेगा, देन द डेप्थ ऑफ द लेक इज, तो आपको निकालना है कि कितना गहरा लेक है। मतलब ये आपका पोजीशन 1 हो गया, ये आपका पोजीशन 2 हो गया। तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है दोस्तों, सबसे सिंपल दैट इज प्रेशर का। बट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो प्रेशर जिस वॉल्यूम पे लग रहा था वो बबल पे, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1, ये इक्वल रहेगा किसको, प्रेशर एट 2 एंड वॉल्यूम एट V2। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा बबल था जो V1 वॉल्यूम पे था, ऊपर जाके वो V2 हो गया। अब यहाँ का प्रेशर कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो एच जी क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि जितनी हाइट से उसके ऊपर प्रेशर लग रही है सारी एक्स्ट्रा प्रेशर वो सब आएगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है स्फीयर का हमारे 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी बात करते हैं, P2 ऊपर आ जाएंगे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाएगा, तो P0 ये वाला पार्ट नहीं रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय फिर से अगेन सेम थिंग 4/3 पाई। लेकिन ऊपर आने के बाद क्या बोला है यहाँ पे, जो रेडियस है वो डबल हो जाता है, तो R की जगह आप 2R का होल क्यूब लिख दोगे। आई होप आपको ये क्लियर है कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया। देखो एट बॉटम में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम वॉल्यूम वो इक्वल है किसको, जो टॉप पे प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ना, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द कॉलम ऑफ वाटर हाइट h देन द डेप्थ ऑफ द लेक आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपने निकाल दिया। अब देखो
सिंपल 4/3 दोनों साइड से कट हो जाएगा एंड देन पाई वाला टर्म ही यहाँ पे कट हो रहा है, पाई वाला टर्म। और क्या यहाँ पे कट होने की ये दिख रहे चांसेस दोस्तों, देख लो एक बार चेक कर लेते हैं, हम सब लिख लेते हैं जो भी बचा है, P0 प्लस रो एच जी मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब विच इज इक्वल टू P0 इंटू 8r³। ठीक है, अब यहाँ पे r³ भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ इजिली, यस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो r³ कट बचा गया यहाँ पे P0 प्लस रो एच जी 8P0, तो टोटल कितना हो गया, रो एच जी 8P0 में से ये P0 माइनस कर देंगे तो 7P0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसको इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एट वाटर हाइट। जब मेरा वाटर का हाइट h है तो कितना प्रेशर रहेगा, 7h रो एच जी, राइट, इतना प्रेशर रहेगा। जब यहाँ पे क्यों मैंने ये चेंजेस किया, ये चेंजेस को समझो दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज इक्वल, वो किसको इक्वल है, जब मेरा वाटर का हाइट h रहेगा तब जो प्रेशर जनरेट होगा उसको इक्वल है। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर का हाइट मैंने चेंज किया, प्रेशर का फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, डेंसिटी इंटू हाइट इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड दस यहाँ पे रो कट हो जाएगा, जी कट हो जाएगा, सो हाइट विल बी 7h। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह हमने कैलकुलेट करा है एंड ये वैल्यू किस तरह आई है। बहुत सिंपल था, बस आपको ये याद रखना है कि जो मेन फॉर्मूला है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हमेशा P1 वाला फॉर्मूला लगा के ही पूरा कैलकुलेट करना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो कमेंट सेक्शन में बता दो ये कौन सा लॉ है, आपने लॉ पढ़ा होगा राइट, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो कौन सा लॉ है ये, ताकि थोड़ा सा रिविजन आपका भी हो जाए केमिस्ट्री का, साथ में बाकियों का भी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक प्रॉपर्टी है हमारे फ्लूइड का, दैट इज सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन होता क्या, पहले इसका डेफिनेशन जान लेते, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस at right angles to the line and in the plane of the liquid surface is defined as the surface tension। surface tension बहुत सिंपल होता है, अगर मैं एक कटोरी, इमेजिन करो एक कटोरी है, उसके अंदर पानी आपने डाल दिया, ठीक है, तो ये कटोरी का अपर सरफेस हो गया जो आपको विजिबल रहता है, आपने उसमें पानी डाला और एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ करो, तो जो इसको जो राइट एंगल्स पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ये लाइन को जो राइट एंगल्स पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जो टेंजेंशियल है सरफेस को, लिक्विड के सरफेस को, उसको बोला जाता है हमारा सरफेस टेंशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको सरफेस टेंशन। जस्ट इमेजिन आपने पानी डाला, ठीक है, अभी देखो एक कटोरी ले लो, उसके ऊपर से गेहूं गिराओ और एक कटोरी में ऊपर से पानी गिराओ, गेहूं क्या होगा, थोड़ा ऐसे पहाड़ पीक के टाइप में, हीप के टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या कभी देखा है पानी को ऐसा हीप बनाते हुए, नहीं, पानी क्या करता है, पूरा ऐसे सेटल हो जाता है, पूरा वो प्लेन कर देता है खुद को, वो हमेशा यही कोशिश करता है कि जो उसका अपर सरफेस रहे वो उसका एकदम प्लेन हो जाए। तो वो प्लेन क्यों होता है, वो रीजन क्या है, वो रीजन है सरफेस टेंशन। वो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर ना जो फोर्सेस होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, वो क्या करते हैं, सारे पानी के मॉलिक्यूल को ट्राई करते हैं कि एक लेवल में लाके खड़ा कर दे। अब कौन से दो तरह के फोर्सेस है, एक कोहेसिव फोर्स है और दूसरा है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब वो फोर्स जो एग्जिस्ट करता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, चाहे पानी का मॉलिक्यूल हो या कोई भी अदर एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो। लेकिन जब मैं एडेसिव फोर्स की बात करूं, वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा जो डिफरेंट है, जैसे कि कटोरी जिस मेटल से बनी हुई है वो वाले मॉलिक्यूल और पानी का मॉलिक्यूल, दोनों के मॉलिक्यूल में फर्क रहेगा एंड जिसकी वजह से एडेसिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो वो एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का इन टोटल एक्शन जब एक साथ एग्जीक्यूट होता है, तब हम देख सकते हैं कि जो पानी है वो एक लेयर बना देता है। तो यही एक खासियत हो जाती है कोई भी फ्लूइड चीज की, कि फ्लूइड चीज कभी भी हीप नहीं बनाती, वैसे पहाड़ की तरह नहीं खड़ी हो जाती। जैसे मैंने गेहूं को गिरा तो गेहूं ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे रहेगा ना, गेहूं ऐसे पहाड़ बना के खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे
पानी में क्या होता है, पानी ऐसा हीप नहीं बनाता, पानी एक सरफेस ऑक्यूपाई कर लेता है, एक प्लेन सरफेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसको बोला जाता है, जिसकी वजह से डेवलप हो जाता है सरफेस टेंशन। एंड वही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि पानी का जो ड्रॉप है वो हमेशा सर्कल क्यों होता है, स्क्वायर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा लगा लेते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि मिनिमम सरफेस एरिया उनका एक्सपोज हो, वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया एक्सपोज करें। हम सबको तो पता ही है कि जो सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर का सबसे ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से पानी हमेशा ऐसे ड्रॉप के फॉर्म में गिरता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में नहीं गिरता, बारिश का पानी हो जाए। एंड वो नीचे आने की वजह से उसका शेप ऐसा हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली रहता है ऐसा गोल ही है, बट वो नीचे जब गिरता है तो उसका शेप ऐसा हो जाता है ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो ये चीज थी इंपॉर्टेंट, जो सरफेस टेंशन की आपको जाननी थी, जरूरी थी। एंड इसके वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं। कैपिलरी ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, स्पॉन्ज में पानी किस वजह से घुसता है वो भी इसके वजह से डिफाइन होता है, क्योंकि जो स्पॉन्ज के सर्कुलर होल्स रहते हैं जिसमें हवा भरा पड़ा रहता है, उसके अंदर पानी जाके अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड वो उसकी वजह से जो हमारा स्पॉन्ज है वो हैवी हो जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। एंड ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से ज्यादा इसमें पूछा जाता है थियोरेटिकल क्वेश्चंस कि थ्योरी के हिसाब से बताओ कि सरफेस टेंशन, व्हाई द वाटर ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल इन शेप, व्हाई यू सी द कैपिलरी एक्शन। आपने वो ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ना, KMnO4 वाला, जिसमें आपने चेक किया होगा कि आपको ये ऐसा कॉनकेव सरफेस दिखता है ना, आपको ये नीचे वाला सरफेस को कंसिडर करके रीडिंग लेनी रहती है ना। तो ये जो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये क्यों ऐसा होता है? ये आपका ट्यूब था राइट, जिसमें आपने KMnO4 भरा था। अभी दीदी ने बोला कि वो सारा का सारा ऐसे हो जाना चाहिए, बट ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैपिलरी ट्यूब और पानी की वजह से, इसकी वजह से एक ऐसा सरफेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आओ कि अभी आपका ट्यूब में ऐसा कॉनकेव क्यों दिखता है, स्ट्रेट क्यों नहीं दिखता। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई तो सरफेस टेंशन की। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की बातें करते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो नेचर होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होने की वजह से उनके बीच में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज समवॉट 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, इतना तक रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना कि जो सरफेस टेंशन है, जो सरफेस का खिंचाव है, वो तो पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब पानी का मॉलिक्यूल सारा का सारा सेम है, एंड सारा का सारा सेम होने की वजह से उसमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? कोहेसिव। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे सरफेस टेंशन किस वजह से फॉर्म होता है उसके बारे में। तो इससे हमें एक चीज समझ जाएगी कि अगर जिस तरह जो भी नेचर रहेगा मेरे मॉलिक्यूल का, मेरे लिक्विड का जैसा नेचर रहेगा, उस हिसाब से मुझे सरफेस टेंशन देखने मिलेगा, उस हिसाब से इमेजिनरी लाइंस वगैरह क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको वहां पे क्रिएट करके बताने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे बात करती है कि अगर सरफेस टेंशन की मैं बात करूं तो वो मैक्सिमम कहाँ रहेगा? तो वो मैक्सिमम सरफेस पे रहेगा ऑब्वियसली, एंड जब वो नीचे नीचे डेप्थ में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, समवॉट इक्वल टू 0, एकदम मिनिमाइज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ रहता है सरफेस टेंशन? हमारा सरफेस के ऊपर, क्योंकि सरफेस किससे एक्सपोज है दोस्तों? सरफेस यहाँ पे एक साइड वाटर मॉलिक्यूल से एक्सपोज है, ऊपर की साइड वो एयर मॉलिक्यूल से एक्सपोज है। इसके लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ना यही सरफेस पे रहती है एज कंपेयर टू द एनर्जीज इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है कंसेप्ट, एंड द concept is also known as sphere of molecular activity. See, if I consider water molecule or at this surface and I consider another water molecule inside the liquid, then tell me that which water molecule will have maximum force. क्या A molecule पे ज्यादा फोर्स रहेगा या B molecule पे ज्यादा फोर्स रहेगा? ऑब्वियसली A molecule पे ज्यादा फोर्स रहेगा। क्यों? क्योंकि जो B molecule पे फोर्स लग रहा है ना, वो आप देख सकते हो कि चारों साइड से लग रहा है, ये तो मैंने मान लिया, जिसकी वजह से सारे फोर्स बैलेंस हो जा रहे हैं, क्योंकि चारों फोर्स सेम है, ऊपर से 10 नीचे से 10, 0, इधर से 20 इधर से 20, 0। बट यहाँ पे अगर मैं A की बात करूं तो क्या पता नीचे से 10 लग रहा हो, ऊपर से 25 लग रहा हो, क्योंकि ऊपर क्या है, एयर मॉलिक्यूल से एक्सपोज है वो मेरा A। एंड बाकी B की अगर मैं बात करूं तो B में नीचे सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल था, लेकिन A की मैं बात करूं तो उसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल है, एंड एयर मॉलिक्यूल होने की वजह से वहां पे अलग फोर्स लग रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो कंसेप्ट आ जाता है कि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या ऊपर वाले सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन पर ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। और नेक्स्ट चीज, अभी हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन वैरी कैसे करता है। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ये लेयर है ना,
इसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है, लेयर के अंदर के मॉलिक्यूल, सारे के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्टिविटी बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे फर्क क्या आ जाता है दोस्तों, ऊपर का जो लेयर है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो मतलब बार बार एयर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा मेरा जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अंदर एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, सारे मॉलिक्यूल्स बॉन्ड तोड़ रहे बना रहे, स्टेबल नहीं है, वो रेस्ट पोजिशन पे नहीं आ रहे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड और एक थियोरेटिकल चीज याद रखनी है कि जब मेरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो मेरा सरफेस टेंशन मैक्सिमम रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। एंड और एक चीज, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजेस होता है, तो वहां उस वक्त सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना रहेगा? 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये 3 थियोरेटिकल चीज है जो आपको याद रखनी है। तो अब आपके मन में और डाउट्स आ रहे होंगे कि अगर मैंने पानी में कोई भी इम्प्योरिटी मिला दी या फिर कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा सॉल्युबल चीज डाल दिया, तो अगर वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया तो मेरा सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्युबल हुआ है उसका खुद का फोर्स रहेगा। पानी का तो ऑलरेडी इतना ज्यादा फोर्स था कि वो खुद को एकदम स्टेबलाइज कर ले रहा था, लेकिन ऊपर से मैंने ऐसी चीज मिला दी जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई पानी में, तो उसका खुद का फोर्स आ जाएगा, तो वो खुद को और जोर से खींचेगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड, अगर वो जो चीज आपने मिलाई और वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ तो आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। कम इंक्रीज कब होगा? जब कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। डिक्रीज कब होगा? जब पार्शियली सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये याद रखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वहां पे डिटर्जेंट या फिनॉल मिला लो तो वही बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा जिससे सरफेस टेंशन पानी का डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन करने पे डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन ये सब प्रोसेसेस के नाम है दोस्तों। इलेक्ट्रिफिकेशन पे डिक्रीज, इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिक्रीज, कंटामिनेशन किया तो डिक्रीज हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू सॉल्व एक्चुअली द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये थ्योरेटिकल चीजें थी जो सरफेस टेंशन के लिए आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। सी, अभी पहला कंडीशन, अगर नीडल है तो फ्लोट कर रहा है कोई सरफेस पे। ठीक है, अभी आपने तो पढ़ा था कि जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो जो लाइन बनती है हमारी, ये कटोरे के ऊपर जो मैंने ऐसे लाइन बनाई थी फिर से परपेंडिकुलर दिखा था, ये क्या है? ये टेंजेंशियल है ना? टेंजेंशियल रहता है हमारा सरफेस टेंशन, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? T = F/L। तो हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं कि जितना फोर्स एक्सर्ट करा दैट इज इक्वल टू टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द लाइन। ठीक है, कि वो कौन से लाइन पे हमने उसको कंसिडर कर रखा है। अब जरूरी नहीं है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही हो, अगर वो सर्क्यूलर चीज के ऊपर अगर मैंने कोई सर्क्यूलर चीज उधर रखी है और सर्क्यूलर लाइन कंसिडर किया है तो वो मेरा सरकमफेरेंस हो जाएगा। ये L का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो इस तरह वो चेंज हो सकता है, तो इसको ऐसे याद मत करके रखो, बस इसका कंसेप्ट ध्यान दे दो। देखो, ये पानी का सरफेस है, इसके ऊपर मान लो मैंने एक सुई गिरा दी। क्या गिरा दी दोस्तों? एक सुई गिरा दी। अब ये सुई का एक अपना वजन होगा mg, है ना? अगर मैं इसको टॉप से देखूं तो ऐसा मेरा वो सुई नीडल ऐसे गिरा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसे परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर मेरे टेंजेंशियल फोर्स निकलेंगे। टेंजेंशियल फोर्स मतलब हमारा जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो निकलेगा। तो वो कैसे रहेगा? टेंजेंशियल रहेगा, राइट? ठीक है, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल सरफेस टेंशन पे वो एक्सर्ट कर रहा है। अभी सिंस ये ओवरऑल स्ट्रेट लाइन है तो ये हम मान लेंगे कि ये L लेंथ पे T नाम का जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो रहा है। अब ये T के एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएगी? अगर मैं मान लूँ कि थीटा से, अभी आप लोग बताओ ये क्यों ऐसे एंगल से उठा हुआ है? क्योंकि हमने पढ़ा कि वो हमेशा टेंजेंशियल होता है टू द लाइन ड्रॉन। तो ये जो सरफेस इसको ऐसे टेंजेंशियल लिया गया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा T sin थीटा और ये हो जाएगा T cos थीटा, है ना दोस्तों? तो इससे हमें क्या समझता है कि जो फोर्स है, कितना फोर्स लग रहा है? mg नाम का फोर्स लग रहा है एट L। कितने लेंथ पे लग रहा है? L लेंथ की सुई है मेरे, उस पे लग रहा है। एंड द एंगल हियर, द टेंजेंशियल फोर्स दैट आई हैव कंसीडर इज T sin थीटा। बट यहाँ पे मुझे दोनों T को कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये हो जाएगा 2T sin थीटा। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो फोर्स इज इक्वल टू 2TL sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द होल कंसेप्ट कि अगर मेरा कोई नीडल फ्लोट कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, सरफेस टेंशन का रोल किस तरह आएगा, लेंथ किस तरह कंसिडर करना है। ओके दोस्तों,
सो दिस इज द कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर है। अभी कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे ये सुई को ये पानी से निकालने के लिए, क्योंकि देखो जो सुई पानी में, अगर आपने एक चीज कभी नोटिस की होगी, आप उल्टा मग लो अपना और उसको इसे डालने की कोशिश करो, डाल तो लोगे लेकिन जब निकालने की बारी आएगी तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है वो मग को निकालने के लिए। तो उसी तरह ये सुई को भी निकालने के लिए ना आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। एंड वो फोर्स कितना रहेगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप मग को पानी में डालते हो तो चला इजीली जाए, लेकिन निकालते हुए एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। तो फोर्स किसको इक्वल रहेगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, वेट प्लस ये सरफेस टेंशन को अपने, है ना। तो वो किसको इक्वल रहने वाला है दोस्तों, वेट प्लस हमारा जो सरफेस टेंशन का वैल्यू है उसको इक्वल रहने वाला है। तो उतना वजन हमें निकालना है, साथ में उतना जो सरफेस टेंशन हमारे मग पे, हमारे बकेट में जो पानी है उसकी वजह से लग रहा है, उससे जो निकालना है उस पे रहेगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे नया कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, समझ के लेना है, रटने नहीं जाना है। तो ये सरफेस टेंशन का गेम देखा दोस्तों, आपको कितना ज्यादा ध्यान में रख के खेलना पड़ेगा। बहुत इजी चीज है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर मान लो सुई की जगह कोई सर्कुलर रिंग गिर गई होती, ऐसे कोई सर्कुलर रिंग गिर गई होती, तो उसका ये कैसे आता अपना फॉर्मूला, फोर्स कैलकुलेट करेगा तो सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स क्यू। समझाना दोस्तों आपको कि 2 टाइम्स क्यू लगता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इनर रेडियस का सरकमफरेंस प्लस आउटर रेडियस का सरकमफरेंस। ठीक है, तो इस तरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसको। तो ये इस हिसाब से आपको ना फॉर्मूला में कैसे चेंजेस करने उसके आप ध्यान दे देना, उसको आप ध्यान देना, एंड देन आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई सरफेस टेंशन की बात। पीवाईक्यू शुरू करने से पहले क्लास टॉपिक है सरफेस एनर्जी, उसकी बात कर लेते हैं। सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, है ना, कि कितना एनर्जी लग रहा है हमें एक काम करने के लिए। तो उस हिसाब से जो उसका फॉर्मूला है वो काफी सिंपल सा है दोस्तों, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सो दैट बिकम्स इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे फोर्स हमारा 2TL हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा, जो भी चेंजेस होना है इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन डेल्टा एरिया। ठीक है, चेंज इन एरिया इनटू टेंशन इज नथिंग बट हमारा वर्क डन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ताकि हम लोग इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए जो हमारा फ्लूइड्स के ऊपर हो एंड सरफेस टेंशन वाले कंसेप्ट के ऊपर हो। स्टैटिक फ्लूइड का हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, जब सब स्टैटिक है तो ये स्टैटिक के ऊपर थोड़ा भी पीवाईक्यूज देख लेते हैं। इसके बाद शुरू करेंगे हम डायनेमिक फ्लूइड। स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जिसके साथ हम ये वाला मॉड्यूल एंड अप कर देंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेटेस्ट है 2019 से स्टार्ट करेंगे, 2019, 2018, 2017 से करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है this one, the excess of pressure inside a soap bubble is twice the excess of pressure inside another soap bubble. The volume of first bubble is n times the volume of second bubble. What is the volume of n? मतलब अब वैल्यू ऑफ n, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ n का एक करेक्ट वैल्यू निकालना है। इसमें आपको कंडीशन दिया गया है एक सोप बबल का। तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ के आपको सबसे पहले क्या क्लिक करना है पता है दोस्तों, कंडीशन किस चीज का है। अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो उसके हिसाब से, आइडियल फ्लो है उसके हिसाब से, आइडियल फ्लूइड सॉरी, एंड देन बबल का यहाँ पे बात हो रहा है तो बबल का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह करके आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा गया है। अगर आपने जब ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर, अभी जैसे हमने जो पार्ट कवर अप किया था वो सरफेस टेंशन का पार्ट, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके रिलेटेड फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सोप बबल की बात की गई है, तो अगर मैं सोप बबल की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो उसका प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर, वो हम कैसे निकालते हैं, आउटर प्रेशर माइनस इनर प्रेशर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ द सोप बबल, राइट। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रेशर, दैट इज एक्सेस प्रेशर, राइट। तो हमारा एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला किसको इक्वल हो जाता है दोस्तों, 40 अपॉन आर। अब यहाँ पे 2 सोप बबल की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 सोप बबल की बात की गई है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा चेंज इन प्रेशर इन फर्स्ट बबल विच इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन R1 एंड चेंज इन प्रेशर इन सेकेंड बबल विच इज इक्वल टू नॉट डेल्टा टी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4T अपॉन R2,
ठीक है, ये दोनों प्रेशर हो गए। तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों प्रेशर किसको इक्वल है, ये दोनों किसको इक्वल है दोस्तों, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द अनदर सोप बबल, वो किसको इक्वल है, उसका ट्वाइस टाइम इक्वल है पहले वाले सोप बबल में। तो यानी कि अगर मैं पहले वाले सोप बबल की बात करूँ, किसको इक्वल है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ प्रेशर इन द सेकेंड बबल। अब पहला बबल कितना हो गया, 40/R1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 40/R2। बात बराबर है कि नहीं दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये सब सॉल्व करने के बाद यहाँ से ये 40 कट हो जाएगा दोनों साइड से, है ना, दोनों साइड आपका 40 है। R2 यहाँ चला जाएगा, R1 यहाँ आ जाएगा, तो R2 इज ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, तो ये आपको एक इक्वेशन जैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन जैसा मिलने के बाद अब आपको किससे डीलिंग करना है, वॉल्यूम, कि पहले बबल का वॉल्यूम n टाइम्स है दूसरे बबल को। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 4/3 πr3। पहले बबल का वॉल्यूम इज n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बबल, वॉल्यूम ऑफ अनदर, क्योंकि ये बबल है ना, बबल स्फीयर के शेप में होता है, सॉरी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr3। तो यहाँ पे ये इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, 4/3 कट, पाई दोनों साइड से कैंसिल, बच गया R1 क्यूब इक्वल टू R2 का क्यूब। दोनों साइड अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है बट इसके n के वैल्यू को इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं R1/R2 क्यूब एक साइड लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, R1/R2 का होल क्यूब कर सकते हो विच इज इक्वल टू n, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, R2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। R2 की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ R1, आपने यहाँ से निकाल ली, इसको पुट कर दो यहाँ पे, R1 कट, बचा कितना, 1/2 का होल क्यूब। अभी 1/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.125। जब आप इसका होल क्यूब करो, कैसे, ये 0.5 यहाँ से सॉल्व करके आपका n का वैल्यू आ जाएगा 0.5 एंड n इज इक्वल टू 0.5 का क्यूब, तो यहाँ पे 0.125। दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन के रूप में आ जाएगा। सो काफी सिंपल था। कोई भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वो किस कंसेप्ट पे वो न्यूमेरिकल प्लेस्ड है। यहाँ पे वो सोप बबल का था, सोप बबल के प्रेशर से डीलिंग था और वॉल्यूम से डीलिंग था। प्रेशर से डीलिंग था तो ये हमने एक्सेस प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है सोप बबल का वो लगा लिया। क्या फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का, दिस वन, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने 2 सोप बबल था तो 1 और 2 लिया, उसके हिसाब से दोनों को इक्वेट किया कंडीशन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, कंडीशन के हिसाब से इक्वेट करने के बाद हमने वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सेकंड कंडीशन दैट इज वॉल्यूम, जिसके बारे में बात की गई है, वो यूज किया। वो यूज करने के बाद यहाँ पे रेडियस के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था और हमने उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल दिया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, a capillary tube is dipped in water. The water rises in it to a height h. If r is the radius of the bore of the tube, then आपको यहाँ पे एक रिलेशन निकालना है कि h और r का क्या रिलेशन है। अब कैपिलरी ट्यूब है, ये हमारा बीकर है, उसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दी। ठीक है, इसका रेडियस है r, तो ये मान लो ये h हाइट तक गया। फिर से दूसरा बीकर लिया, मैंने थोड़ा ज्यादा रेडियस वाला एक ट्यूब इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे ये सिर्फ इतने हाइट तक ही गया, मान लो H1 ले लेती हूँ मैं, या R1 हो गया। तो आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रही है कि जैसे जैसे कैपिलरी ट्यूब का रेडियस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो मेरा पानी है, जो मेरे पानी का लेवल होगा जो इसके अंदर जाके इंक्रीज होगा, दैट विल डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, तभी तो हमें फॉर्मूला मिलता है हाइट इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, है ना दोस्तों। एंड इस फॉर्मूले के हिसाब से जो मेरा हाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये फॉर्मूला कहता क्या है, ये कहता है कि जो t cos थीटा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड जो r रो जी है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हाइट बढ़ रही है तो हमारा जो रेडियस है वो क्या होगा, कम हो रहा है, मतलब हमारा रेडियस ऑब्वियसली ट्यूब का कम है। ऐसा क्यों होता है, वो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की वजह से, जो मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, वो पानी का उस हिसाब से वो उसको पानी को ऊपर की तरफ खींचता है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो ये पार्ट को मैं कट कर देती हूँ फिलहाल के लिए, ये पार्ट को मैं कट कर, तो हम देख सकते हैं कि जो मेरा h का वैल्यू है h दैट इज इक्वल टू 1/r। समझ में आ गया? यानी कि इट इज नॉट इक्वल बट या इट इज प्रोपोर्शनल। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे टर्म्स भी इंक्लूडेड है, बट फिलहाल के लिए हम ये टर्म्स की बात नहीं कर रहे, इसके लिए हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। एंड इसको कंसिडर नहीं करना है, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, सो दिस वाज वेरी सिंपल, जहां पे हमें कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे बबल्स, कैपिलरी ट्यूब, इस पे क्वेश्चंस आए गए। दिस इज ऑल्सो 2019 का क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, अ वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर हैज होल्स A and B at depth H and 3H from the top respectively। होल A वो स्क्वायर शेप का है जो कि साइड L है उसका, एंड B is the circle of radius R। The water flowing out per second from both the holes is same। So यहाँ पे water flowing out, अभी ऐसे कभी भी कंडीशन आते हैं ना, तो इसके हेल्प से आप सॉल्यूशन के में आगे बढ़ सकते हो। From both the holes is same, the L is equal to dash। आपको यहाँ पे L का वैल्यू निकालना और एक कंडीशन कंसिडर करने बोली गई है कि पाई जो है वो रो को इक्वल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं, सिंपल है। कैसे सॉल्व कर लेंगे? तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे वाटर फ्लोइंग आउट, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जितना पानी बाहर जा रहा है दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब सिंस ये दोनों एक ही वेसल से बाहर निकल रहे, ये दोनों एक ही वेसल से बाहर निकल रहे हैं, एंड यहाँ पे बोला भी गया है कि जो दोनों होल है, जो रेट ऑफ फ्लो है एट ए, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो एट बी। दोनों का फ्लो रेट भी सेम बोला गया है, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि जो L का वैल्यू है किसको इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये Q है, Q भी हो जाएगा, तो एरिया एट A इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट A, इट इज इक्वल टू एरिया एट B इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट B, है ना। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है, टॉरिसली के इक्वेशन के हिसाब से दिया गया था, राइट। क्या बोला था उसने, वो इक्वेशन किसको इक्वल है, सिंस ये यहाँ पे एरिया किसको इक्वल है दोस्तों, हमारा साइड, ये A, ये जो A है वो स्क्वायर शेप का है, ये A जो है वो स्क्वायर शेप का है, राइट। और ये L, तो ये एरिया किसको इक्वल रहेगा, L स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2G। और कौन से हाइट पे है हमारा A की हाइट है H, तो 2GH। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे B क्या है मेरा दोस्तों, B एक सर्कुलर शेप है जिसका हाइट है 3H, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई R स्क्वायर अंडर रूट 3H, यानी कि 2G3H लिख दिया आप सबने। सारी वैल्यूज की पुटिंग कर दी यहाँ पे। क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो अप्लाई किया नहीं, अप्लाई कर देते हैं कि पाई इक्वल टू रो, तो यहाँ पे L स्क्वायर अंडर रूट 2GH इट इज इक्वल टू रो R स्क्वायर अंडर रूट 2G3H। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन पार्ट सिंपल है। देखो ध्यान से किस तरह करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे दोस्तों, ये जो रूट वाली चीजें हैं, ये यहाँ पे जो आप रूट के फॉर्म में देख रहे हो, इसको लिख देंगे हम लोग एक दूसरे के नीचे। तो यहाँ पे आ जाएगा L हमें एक साइड चाहिए, तो L को हम एक साइड रखेंगे, ये रूट यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज पाई R स्क्वायर अंडर रूट 2G3H डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2GH। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, सिंपल तरीके से, कैसे अगर मैं जाऊँ तो किस तरह सॉल्यूशन आ जाएगा, अपॉन, तो ये अपॉन को एक साथ लिख देंगे हम लोग। ये पाई रो हो चुका है आपका, रो R स्क्वायर अंडर रूट 2G3H अपॉन 2GH, है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 कट, GG कट, क्योंकि एक ही वेसल से आ रहे हैं, HH कट, ये बच गया अंडर रूट ऑफ 3 रो R स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। ये यहाँ पे L स्क्वायर है, बट आपको क्या चाहिए, सिर्फ L का वैल्यू चाहिए, तो आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो ये यहाँ पे L स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगी तो ये ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे मुझे रो R स्क्वायर
√3 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो रूट का मतलब होता है 1/2, एल का वैल्यू आर 1/2 इंटू 2 4, और ये 3 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है आपके पास ये ऑप्शन, चेक कर लो एक बार, है दिख रहा है आपको ये ऑप्शन कहीं भी? एक माइनर मिस्टेक हुआ है, वो एक बार नोटिस कर लेते हैं, इसको सॉल्व हटा देते हैं। ये यहाँ पे आर आ जाएगा एंड यहाँ पे ये 3⁴ हो जाए। ठीक है, अभी ऐसा कहीं दिख रहा है आपको अरेंजमेंट जिसमें रो के ऊपर रूट है 1/2 है, रो के ऊपर 1/2 है? हाँ, दो ऑप्शन में एक यहाँ है एक यहाँ है। फिर चेक करो आर के ऊपर कुछ है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आएगा क्योंकि आर के ऊपर कुछ नहीं है, तो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जब आप रूट और स्क्वायर ले रहे हो तो उसको कैंसिल आउट कर देना, उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हमने जैसे पहले लिखा था। फाइन, इजी था क्वेश्चन। क्या था, हमने क्या यूज किया कंसेप्ट, सिंपल, हमें तो ये फॉर्मूला पता ही है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो किसको इक्वल होता है, हमारे एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे दो तरह के शेप की बात की गई थी, दो तरह का शेप, तो अलग अलग दोनों शेप था एंड दोनों का शेप अलग होने की वजह से दोनों का एरिया अलग आएगा। तो स्क्वायर था तो उसका एरिया इस साइड स्क्वायर, सर्कल था इसके लिए उसका एरिया πr²। वेलोसिटी किसको इक्वल है, वो आपने टोरिस्टलिस लॉ पढ़ा होगा, √2gh। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h इज द हाइट, दैट्स इट। एंड यहाँ पर भी वो 2gh को इक्वल है, बट यहाँ पे हाइट जो है बोली गई है 3h, तो यहाँ पे ये 3h आ गया। कभी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आएगा, इसी क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें आपको कैंसिल आउट, इसलिए आपका जो मैथमेटिकल पार्ट है कैंसिलेशन वाला एंड ये रूट वाला, वो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। कैसे रखेंगे स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिस करके, बस टेंशन वाली बात नहीं। पाई की जगह रो लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है L², और L² की वैल्यू एक जगह रखी, बाकी सब शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें L की वैल्यू चाहिए। L की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, बाकी सबको शिफ्ट किया। ये दोनों रूट में तो मैंने कंबाइन रूट ले लिया, कंबाइन रूट लेने से क्या हो गया, मेरी कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई, जैसे कि 2g और h, बचा √3। फिर मुझे L² नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ L चाहिए, जिसकी वजह से मुझे स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, जिससे मेरी वैल्यू बोर्ड पे आ चुकी है, आप देख सकते हो। L इक्वल टू ρ⁴1/2 r एंड 3⁴1/4। सो दिस इज द होल सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। बहुत कामली ध्यान दोगे ना दोस्तों, मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, सिंपल सिंपल फॉर्मूले पे आपका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। ओके, सो द क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीटेड। द मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स ऑन ए वाटर सरफेस हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का। क्या बोला गया है, जो मेटल वायर है वो हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है पानी का, यहाँ पे एक मेटल वायर है जो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इफ इट इज नॉट टू बी सिंक इन वाटर देन द मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको निकालना है, ये फ्लोट होना चाहिए, सिंक नहीं होना चाहिए। तो आपको निकालना है कि मैक्सिमम रेडियस कितना आ सकता है इस वायर को। तो आप सबको तो पता ही है, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द टेंजेंशियल लाइन, है ना, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग। तो यहाँ पे T इक्वल टू FL हो जाएगा। अब यहाँ पे 2T हम लोग मोस्टली कैसे लेके सॉल्व करते हैं, 2T, बट सिंस ये क्वेश्चन में हम लोग को वो सब कंसिडर करने की जरूरत नहीं, तो इसको ऐसे ही फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो ये T इंटू L इक्वल टू फोर्स की जगह मैं लिख दूंगी M इंटू G। अब मास को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ दोस्तों, कोई भी इक्वेशन में मास को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, ध्यान दे दो। इट कैन बी रिप्लेस्ड एज, एक मिनट, मास इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू डेंसिटी। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो वैसे का वैसे रहने देंगे हम लोग वायर का, वॉल्यूम में चेंज कर देंगे, एरिया इंटू थिकनेस, और या फिर वी कैन से एरिया इंटू लेंथ। हाँ, थिकनेस नहीं आएगा, यहाँ पे लेंथ आएगी क्योंकि ये सिलिंड्रिकल वायर की बात हो रही है यहाँ पे। अभी एरिया कैसे निकालेंगे, πr² इंटू लेंथ। तो ये मेरा m का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं m की जगह लिख सकती हूँ πr² इंटू लेंथ। यहाँ पे ये लेंथ नीचे आ जाएगा, तो T अपॉन πr²। लेंथ दोनों साइड से काट सकती हूँ मैं डायरेक्टली, r, πr² नहीं आएगा यहाँ पे, पाई है ना, ये r² यहाँ रहेगा, यहाँ पे g आ जाएगा, ये वाला g भी नीचे आ जाएगा। स्क्वायर नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमें दोनों साइड रूट लेना होगा। तो यहाँ पे मुझे r का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू √T अपॉन ρ πg।
तो यहाँ पे टी अपॉन पाई रो जी या रो पाई जी चलेगा, अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। एंड मोस्टली कभी कभी यहाँ पे ये लोग 2t भी कंसिडर करते हैं, 2t, तो कंसेप्ट यही रहेगा, तो आपको यहाँ पे 2t लेना पड़ेगा, 2 2 2, तो ऑप्शन में यहाँ पे 2 प्रेजेंट रहेगा, नहीं प्रेजेंट है तो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। सिंपल था, आपको क्या याद रखना था, सरफेस ये रखा, बस ये वाला कंसेप्ट, फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग, ठीक है। सो अनदर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइज। कैपिलरी ट्यूब का अगेन क्वेश्चन है, देख सकते हो कि कैपिलरी ट्यूब कैसे बार बार पूछा जा रहा है, तो कैपिलरी ट्यूब को तो हम गलती से भी स्किप नहीं करेंगे। So in a capillary tube having area of cross section A, water rises to a height h. If the cross sectional area is reduced to the rise of water in the capillary tube is, तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है दैट इज दोस्तों A बन रहा है आपका A/9, तो आपको निकालना है कि राइज ऑफ वाटर कितना होगा। तो यहाँ सबसे पहले जो डीलिंग की जा रही है दैट इज डायरेक्टली विद द एरिया। यहाँ पे एरिया को सीधा क्या किया जा रहा है दोस्तों, रिड्यूस्ड। तो अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्क्यूलर है, मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्क्यूलर है, उसका एरिया था पहले A1, तो उसका रेडियस हो गया R1। जैसे ही मैंने A1 को रिड्यूस करके 9 कर दिया तो ये R कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, यहां पे अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं तो मुझे R का वैल्यू आ जाएगा विच इज इक्वल टू R/3। आपका नया R2 जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू R1/R3, ठीक है, R1/3 नॉट R3, R1/3 हो जाएगा। तो आपका रेडियस जो है नया रेडियस वो 3 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आता है दोस्तों, सिंपल कंसेप्ट है, A1 इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर, A2 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर। मान लेते जो एरिया नंबर 2 है दैट इज A1 का 9 को इक्वल है, तो यहाँ पे मैं एरिया का ये अपॉन A1/9, A2 की जगह मैंने इसको ले लिया, दोनों को मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे, पाई R1 स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कट, A1 कट, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, R2 इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे 9 जो है वो डिवाइड कर रहा है, कहाँ है दोस्तों 9 जो है वो डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाएगा तो 9 यहाँ आ जाएगा विच इज इक्वल टू R1। तो यहाँ पे अगर, और दोनों का स्क्वायर है राइट, ये ऊपर चला गया, दोनों R1/R2, R2 स्क्वायर यहाँ है, R2 स्क्वायर नीचे है, उसको उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ शिफ्ट करने के बाद अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ तो आ जाएगा 3R2 दैट इज इक्वल टू R1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका R2 हो जाएगा दैट विल बी R1/3। द सेम थिंग, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, उस साइड जाके डिवाइड करेगा, तो सेम चीज R1/3 हो गया। अब आपको तो पता ही है कि जो हाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाइट क्या है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो अगर जो रेडियस है वो 3 से घट रहा है तो हाइट 3 से इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हाइट आएगा कैपिलरी ट्यूब का दैट विल बी इक्वल टू 3h। सिंपल। अगर ये ऐसा कंसेप्ट रहता है दोस्तों, स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता तो आपको स्क्वायर के हिसाब से जाना रहता, बट यहाँ पे स्क्वायर से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर रेडियस 3 से घट रहा है तो हाइट क्या है, 3 से बढ़ जाएगा। सो ये वाला कंसेप्ट हो गया, सिंपल था काफी। क्या था इसमें, अगेन कैपिलरी ट्यूब वाला क्वेश्चन था। कैपिलरी ट्यूब आपको अच्छे से कर लेना है दोस्तों, आप मिस आउट नहीं करोगे। Having area of cross section, water rises to height h if the cross sectional area is reduced to A/9। और सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है, बार बार कोई फॉर्मूला भी नहीं यूज हो रहा है। ये फॉर्मूला कहाँ से हमने निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, 2t cos थीटा R/ρg, है ना। यही एक फॉर्मूला है जो कैपिलरी ट्यूब का यूज किया जाता है ना। इसमें ना जाने कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते, कितने। अभी यहाँ पे बोलेंगे मैक्सिमम टेंशन कब रहे, मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, तो उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी रहेगी। टेंशन चलो टेंशन के ऊपर तो नहीं हो सकता ज्यादा, रेडियस का वेरिएशन तो आपको दिखा दिया मैंने। पहले वाले क्वेश्चन में हमें निकालना था रिलेशन, यहाँ पे हमें एरिया दिया है, डायरेक्टली रेडियस भी नहीं दिया, एरिया। अब आप सोचते बैठोगे अरे इसमें तो एरिया का कहीं कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, बट जरा ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेडियस है, एंड रेडियस क्या रोल प्ले करता है, हमें एरिया निकालने में हेल्प करता है। तो जैसे अगर हम रेडियस की हेल्प से एरिया निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह हमारा सॉल्यूशन बोर्ड के सामने आ गया। ये 2018 का क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं साथ में। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज 9 किलोमीटर पर आवर ऑफ द अपर सरफेस। ऊपर सरफेस का वेलोसिटी दिया हुआ है। द रिवर इज 10 मीटर डीप इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो दोस्तों, तुरंत ये लाइन पढ़ के समझ जाने कि आपको ये कंसेप्ट कौन सा लगाना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻⁻² पोइस।
देन द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन हॉरिजेंटल लेयर्स ऑफ वाटर इज, आपको शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है जो हॉरिजेंटल लेयर ऑफ वाटर के बीच में रहने वाला है। सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो कंसेप्ट है विस्कोसिटी पे बेस्ड है दोस्तों, तो इसमें कैसे हमें सॉल्व करना होगा, बहुत सिंपल है। आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ईटा, राइट। इट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, जो भी फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, शियर स्ट्रेस यानी कि बेस में कुछ चेंज नहीं आएगा, बस ऊपर की तरफ लगेगा, तो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या दोस्तों? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा फिर वो, डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। राइट, तो इसी को अगर हम सॉर्ट कर दे तो ये कुछ इस तरह दिखता है, where dv stands for change in velocity, dx stands for change in distance। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, जो आपका F है, दिस इज योर shear stress। अब ये shear stress कैसे लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो आपको shear stress की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू ईटा इंटू डीवी अपॉन डीएक्स। यहाँ पे क्या बोला गया है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज में दिया गया है, और यहाँ पे हमारे जो भी ऑप्शंस है उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? यूनिट कन्वर्जन करना होगा। अब यूनिट कन्वर्जन किस तरह होने वाला है? सिंपल है, 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये सबको कन्वर्जन तो याद ही होगा, तो इसके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ आपको कन्वर्जन्स भी याद रखना है। तो यहाँ पे 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना पॉइंट्स दिया हुआ है आपको दोस्तों? 10⁻², तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट ये आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये यूनिट के साथ चलना है। शियर स्ट्रेस F/A इक्वल टू 10⁻³ चेंज इन वेलोसिटी कितना दिया गया है दोस्तों? 9 किलोमीटर पर आवर। अभी 9 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये चीज और एक याद रख लो, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 1 9, 9 2 18, 2 को 5 से डिवाइड किया 2.5। सो यह 2.5 और dx यानी कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। यहाँ पे रिवर कितना डीप है दोस्तों? 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है? वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर। तो ये यहाँ पे ऐसे इस तरह आ जाएगा। नाउ टोटल कितना हो गया दोस्तों ये पूरा? अगर हम इसको टोटल करने जाएं तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे 2.5 ऑप्शन नहीं है, जो भी है 0.25 है, तो पॉइंट को आगे करना पड़ेगा। पॉइंट को आगे करेंगे तो क्या होगा? इधर से पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा? हमेशा याद रखना, जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा। और एक क्वेश्चन और एक ले लेते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, ताकि हमारा सॉल्यूशन क्लियर होता जाए। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। क्या बोलता है क्वेश्चन? अ स्मॉल मेटल बॉल ऑफ मास m ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ वेसल। एक मास m बॉल उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी वेलोसिटी v आ गई। इफ अ मेटल बॉल ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ मास 8m इज ड्रॉप्ड इन द सेम लिक्विड देन द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। यहाँ पे जब मैंने m एक बकेट के अंदर जिसमें पानी है एक छोटा सा मेटल डाल दिया कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर, जो भी है वो, जिसका मेटल का मास m है, तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। अगर मेरा मास 8m हो गया तो वह हमें वेलोसिटी निकालना है कि वो किसको इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू दी नहीं हुई है। तो कभी भी ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना आपके मैकेनिकल फ्लूइड या फिर ये अपना काइनेटिक्स वाला रिलेशन वाला, फिर अपना गैसेस वाला जो चैप्टर है वो, तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल आने वाला है दोस्तों, आपको वो डायरेक्ट वैल्यूज के साथ नहीं रहेगा। जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे सब इस फॉर्मेट में रहेंगे, जहाँ पे आपको फॉर्मूले में ही चेंजेस करके रिलेशन निकालना होगा। तो ये भी उसी तरीके का और एक सम है आपकी स्क्रीन के सामने। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 2/9 r² ना।
तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे ये आता है। सिंपल है बहुत, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस मत करने जाओ, सिंपल क्या करना है आपको, m1 इक्वल टू m1 अपॉन v1 इक्वल टू m2 अपॉन v2। m1 कितना दिया हुआ है m, m2 कितना है 8 टाइम्स ऑफ m, वॉल्यूम 1 इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितना हो जाएगा ये वाला वॉल्यूम, 4/3 पाई आर 2 का क्यूब है ना, 4/3 पाई कट, इधर से कट कितना बचा, इधर 1 हो जाएगा पूरा, ये 8/r2 का क्यूब। तो r2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 1/r1 यहाँ बचा, दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ r1 का क्यूब, राइट। सिंपल है दोस्तों, क्या बचा है यहाँ पे, r1 क्यूब बचा है। अगर मैं फिर से करूं 1/r1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8/r2 का क्यूब बचा है। मैं दोनों साइड क्यूब रूट लूंगी तो रिलेशन मिल जाएगा मुझे, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r1। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं 2 टाइम्स ऑफ r1 तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेडियस। तो यहाँ पे आपको बस इतना सिंपल तरीका था, यहाँ पे मैंने r1 था, अभी r1 की जगह मैंने r2 लिया, r2 किसको इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ r1। तो यहाँ पे मैं r की जगह 2 टाइम्स ऑफ r1 पुट करती हूँ तो कितना आ जाएगा 4r1। तो यहाँ पे वही 4r1 किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। ये दोस्तों ना कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, सिंपल होता है। जब आपको ये भी नहीं समझ रहा, वर्स्ट केस ले लेते, तो आपको क्या करना है देखो मैं बताती हूँ, कुछ ज्यादा टफ टास्क है ही नहीं। आप फॉर्मूले से वाकिफ हो ना कि आपका फॉर्मूला ये होने वाला है, v इक्वल टू कितना था आपका फॉर्मूला दोस्तों 2/9 r रो माइनस सिग्मा अपॉन n ईटा नॉट n g, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे ये v1 हो गया तो ये r1 हो जाएगा, चलो बाकी का नहीं कंसिडर करते। लेकिन अगर मैं v2 की बात करूँ तो v2 इक्वल टू 2/9 r2 रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी। अब r2 की जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे स्क्वायर है, r2 की जगह आपको 2r1 पुट करना है। क्यों पुट किया, क्योंकि ये 2r1 को इक्वल है, तो यहाँ पे पुट किया, बाकी सब वैसे का वैसे अपॉन ईटा इंटू जी। तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r1 का स्क्वायर है ना, एंड बाकी सब वैसे का वैसे आपका आ जाएगा 2/9 इंटू 4r1 का स्क्वायर सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा ईटा अपॉन जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें और इसमें ये दोनों फॉर्मूले में किस चीज का फर्क है दोस्तों, बस एक 4 का। तो इससे मुझे समझता है कि v2 में 4 टाइम्स ऑफ v1 है, तो जिसकी वजह से मेरा टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द सेकंड केस मतलब जब मेरा बॉल 8m मास का हो जाएगा, फॉर द सेकंड केस इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है कि किस तरह हमने सॉल्व किया है। सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ कैपिलरी ट्यूब, अगेन कैपिलरी। देखो दोस्तों कैपिलरी ट्यूब तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हो, फिक्स याद रख लेना। ऑफ रेडियस आर, अ थिन metal wire of radius r is inserted symmetrically and one end of the combination is dipped vertically in water such that the lower end of the combination is at the same level. The rise of the water in the capillary tube is, आपको rise पता करना है कि कितना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है, टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन टेंजेंशियल लाइन। बट यहाँ पे टेंजेंशियल लाइन क्या हो जाएगा आपका, सर्कमफरेंस हो जाएगा 2πr, टेंशन आपका t cos थीटा हो जाएगा इफ आपको कंसेप्ट याद है तो, एंड फोर्स आपका mg हो जाएगा, ये 2πr हो जाएगा। 2πr यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ पे r क्या एक ही कंसिडर करना है, नहीं दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 2 r कंसिडर करना है। एक हो जाएगा हमारा कैपिलरी ट्यूब का एंड एक हो जाएगा हमारा वायर का। तो यहाँ पे मैं ये छोटे वाले r की जगह लिख देती हूँ कैपिटल R प्लस R, ठीक है। ये कंसेप्ट की बात हो गई यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। mg मैंने अगेन बोला था, mg को अगर आपको स्प्लिट करना है, हटाना है, तो आप उसको किस तरह हटा सकते हो, सिंपल तरीका है। आपको क्या होगा, डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज करना है। डेंसिटी वाले कंसेप्ट में किस तरह आ जाएगा, एरिया इंटू मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया दैट इज पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर आ जाएगा आपका।
एंड देन क्या आ जाएगा वो आप कैलकुलेशन में इनटू हाइट, दैट इज द हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब जो वो राइज हो रहा है, राइट। सो हाई इंटू रो इंटू जी इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। टी, ये 2 पाई यहाँ ले लेते हैं, 2 पाई आर प्लस आर, एम की जगह इसका ये पूरा वैल्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। ये दोनों साइड से पाई पाई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 2t आर प्लस आर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर प्लस आर माइनस आर, यस, हाइट इंटू रो इंटू जी। आपको h का वैल्यू निकालना है, सिंपल, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ से कट हो जाएगा। h का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2t डिवाइडेड बाय ये r माइनस आर नीचे आ जाएगा रो जी। तो यहाँ पे आपको कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यस, हियर इज द आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको कैपिलरी ट्यूब में राइज दे के आए। होप आपको क्लियर है कि हमने आर प्लस आर क्यों लिया, क्योंकि 2 रेडियस की बात हो रही है ना यहाँ पे। सो ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट क्वेश्चन, नॉट दूसरा, मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, a large number of liquid drops each of radius a are merged to form a single sphere drop of radius b। बहुत सारे ड्रॉप्स थे जो रेडियस ए के थे, उनको यूज किया गया, मर्ज किया है, एंड देन रेडियस बी का एक बड़ा सा ड्रॉप बना है। एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप फॉर्म। एनर्जी को कन्वर्ट किया है। द स्पीड ऑफ द बिग ड्रॉप इज, आपको क्या निकालना है, बड़े वाले ड्रॉप का स्पीड कितना होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम प्रोसीड करेंगे वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको से छोटा करके इधर रख देती हूँ ताकि आपके पास भी बना रहे, ठीक है। अभी आपको तो पता ही है कि जो वॉल्यूम ऑफ जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे दैट विल बी इक्वल टू बड़े वाले वॉल्यूम का, बी ले लेते, बड़े वी बड़ा वाला क्या है ये अपना ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, है ना। जितना भी अगर मैं एक पानी लूँ उसमें से छोटे 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 बूंद बना दूं और वही बूंद को मिला के एक साथ कर दूं तो बड़ा बन जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है उतना ही है, चाहे टुकड़ा करूं या एक साथ जोड़ दूं, वॉल्यूम उतना ही यूज हो रहा है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो बस यहाँ से आपको रिलेशन निकाल लेना है n का। कैसे आ जाएगा, 4/3 पाई आर बी का क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर ए का s का क्यूब स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे 4/3 पाई कट, सो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू बिग रेडियस स्मॉल रेडियस डिवाइडेड बाय उनका क्यूब, ठीक है। ये आपको एक रिलेशन मिल गया, पहला रिलेशन। नाउ सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सरफेस एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। सिंस ये ड्रॉप है तो ड्रॉप के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, इट इज इक्वल टू 4 पाई छोटे वाले बड़े वाले का रेडियस इंटू सरफेस टेंशन, एंड ये n टाइम्स ऑफ ये बड़े वाले के लिए छोटे वाले के लिए स्मॉलर इंटू टेंशन। कुछ मिस आउट हुआ है, यस, द स्क्वायर, क्योंकि हमारा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द टेंशन, और 2 टाइम्स हम उसको कंसिडर करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें चेंज मिल जाता है ना। ये चेंज मिलने की वजह से अगर मैं ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँ, ये दोनों को इक्वेट लूँ चेंज इन सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, तो चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले क्या था वो, पहले छोटा छोटा था एंड अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो सिंपल, पहले बड़े वाले में से इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, राइट। कोई भी किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ दैट थिंग। देन आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है यहाँ पे उसको लिखना है, कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे ना, -4 पाई आर एस का स्क्वायर इंटू नहीं लिख रही मैं, कॉम्प्लिकेटेड दिया, और ये n भी लिखना है आपको। फिर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो 4 पाई t कॉमन आ जाएगा, यहाँ आर बी का स्क्वायर माइनस n इंटू आर एस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, हमें क्या करना है, चेंज इन सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फॉर दैट। तो इसको बस रीअरेंज कर दो,
स्मॉल माइनस बिग, ठीक है। एंड देन हियर यू हैव टू जस्ट रीअरेंज, क्योंकि एक लॉजिक बनता है ना कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी यहाँ पे, छोटे छोटे जो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी एज कम्पेयर टू एक बड़ा सा ड्रॉप, एज कम्पेयर छोटे छोटे ड्रॉप्स एक साथ रख दो, बड़े ड्रॉप एक साथ रख दो, दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी छोटे की रहेगी, तो इसके लिए यहाँ पे ये आएगा। कभी कभी कंसेप्ट के हिसाब से नहीं, दिमाग भी यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप भी ध्यान दे देना कि आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे कर दिया आपने। नाउ अब हम लोग असली रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ छोटे वाले रेडियस को क्या बोला गया है, ए, बड़े वाले रेडियस को क्या बोला गया है, बी। तो बस ये यहाँ पे पुट कर दो, 4 पाई टी एन इंटू आर ऑफ ए का स्क्वायर माइनस आर ऑफ बी, यहाँ पे छोटा बी है पर, ठीक है, पाई टी। एन का वैल्यू किसको इक्वल है, बिग अपॉन स्मॉल, मतलब बी। आर ए नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट ए लिखना है, नॉट आर ए, ध्यान दो बच्चों। छोटे आर एस का वैल्यू इज ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी दोस्तों। सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बी बाय ए का होल क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये चीज को यहाँ पे हमें क्या कर देनी है, सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे एक ए कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर, एंड ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये हमें अगर इसको सॉर्ट कर दूं मैं, तो ये दिखेगा कुछ इस तरह, 4 पाई टी बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जब आप सॉर्टिंग कर दोगे आपको ये कुछ इस तरह दिखेगा। आई होप आपको ये क्लियर है सारा का सारा चीज। ये निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। कैसे आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर है ना, तो दिस विल बी हाफ। मास की जगह हम क्या लिख देंगे, अगेन वो हमारा तरीका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का, 4/3 पाई बी क्यू। बी क्यू लिया मैंने क्योंकि बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, बी दिया हुआ था, इसके लिए मैंने यहाँ पे बी लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, कि जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये कुछ है इक्वल टू 4 पाई टी बी क्यूब बाय ए माइनस बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसको इक्वल है, हाफ रो इंटू 4/3 पाई बी क्यूब इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सो यहाँ पे 4 4 कट, पाई पाई कट, है ना। और क्या कट हो सकता है आपका, फिलहाल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे ये 2 3 यहाँ के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये रो है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। और क्या है, ये बी क्यूब और वी स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मैं बी क्यूब को नीचे ले आऊँ, किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों, मैं बी क्यूब की बात कर रही हूँ। तो बी क्यूब को सिर्फ मुझे नीचे लाना है, बी स्क्वायर को नहीं ला रही मैं। तो यहाँ पे बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर जो पहले का प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय बी क्यूब। तो यहाँ पे जब इस तरह का कैलकुलेशन आ जाएगा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तब आपको क्या करना है दोस्तों, वापस अपना ऑप्शन चेक करना है कि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन बन रहा है, हाँ से यहाँ पे टी मिस आउट हो गया, ये टी है, हाँ ये ऑप्शन बन रहा है। अब आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। बी क्यूब को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6 बाय रो टी 1/a माइनस 1/b, और ये स्क्वायर है जिसकी वजह से अंडर रूट लेना होगा। क्या लेना होगा दोस्तों, हमें पूरे का अंडर रूट, एंड अंडर रूट को ऑप्शन में 1/2 के फॉर्म में दिया। और सेम ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, सेम ऑप्शन, यस द फर्स्ट वन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस इसमें क्या किया गया था दोस्तों, जितना भी हमारा सॉल्यूशन पार्ट है वो काफी लंबा हो गया था इनिशियल की वजह से, एंड थोड़ा सा यहाँ पे हमने जो अजम्पशन लिया था वो गलत था। तो क्योंकि हमें इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान देंगे, एंड देन फाइनल में आते आते ये जो हमारा कन्वर्जन है उससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन क्वेश्चन में ही बोला गया है। ये द एनर्जी रिलीज्ड, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कन्वर्ट हो जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑफ द बिग ड्रॉप, तो बड़े वाले ड्रॉप का हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन एनर्जी, सरफेस एनर्जी जो भी हमें मिला उसको हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, एंड देन इसका सॉल्यूशन। ये सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया, बट आप लोग को अगर आप पसंद आया लेक्चर तो प्लीज चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड अगर और क्वेश्चन इस पे चाहिए तो डू कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम आपके जितने भी डाउट्स है उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।